नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक समझाने जा रही हूँ जिससे संबंधित प्रश्न कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों से तो पूछे ही जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में विद्यार्थियों को बहुत समस्याएं होती हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को संज्ञा टॉपिक से संबंधित कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं संज्ञा टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं व्यक्तियों के नाम। पहले व्यक्तियों के नाम क्या हो सकते हैं? राम, श्याम, सीता, गीता, प्रिया, रमेश आदि जो ये नाम होते हैं हमारे आसपास लोगों के नाम होते हैं, वो व्यक्तियों के नाम जो होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में आ जाएगा कलम हो गई, पेंसिल हो गई, मेज, कुर्सी, पलंग, जितनी भी निर्जीव चीजें होती हैं वो वस्तुओं में आती हैं और जो उनके नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है स्थानों के नाम। स्थानों के नाम में आ जाएंगे आपके कानपुर, दिल्ली, आगरा, देहरादून, ये जितने भी नाम होते हैं स्थानों के, और भी शहरों के नाम आप ले सकते हैं, तो वो हमारे संज्ञा कहलाएंगे। फिर उसके बाद आता है भावों के नाम। भावों के नाम क्या होते हैं? जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके मन के भावों को समझ लेते हैं कि आज वो सुख है उसे, या दुख है, गुस्से में है वो, या आश्चर्यचकित है, या प्रेम है उसको। तो ये सब हमारे भाव जो होते हैं, उनके नाम होते हैं जो भावों के, वो सब संज्ञा कहलाते हैं। तो ये तो आपका हो गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले हम लोग देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो विशेष व्यक्तियों के नाम में क्या आ जाएगा? व्यक्तियों के नाम में आ जाएगा राम, सीता, प्रिया, या जितने भी नाम हैं, कोई नाम आ जाता है तो व्यक्ति विशेष व्यक्तियों के नाम में आ जाएगा और वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आता है विशेष वस्तुओं का नाम। विशेष वस्तुओं का नाम क्या आ जाएगा? रामायण, गीता। तो रामायण और गीता क्या है? एक किताब है। वस्तुओं में आ गई, किताब हो गई, और किताब का नाम क्या हो गया? रामायण हो गई, गीता हो गया, और कल्प वृक्ष हो गया। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो स्वर्ग में उगता है। ठीक है। तो अगर लिखा हुआ है किताब, तो किताब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहलाएगी, लेकिन अगर किताबों के नाम आ रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर है विशेष स्थानों का नाम। विशेष स्थानों में नाम आ जाएंगे दिल्ली, आगरा, जयपुर, मथुरा, या जितने भी स्थानों के नाम हैं वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो आइए हम एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम घूमने जाता है। तो इसमें नाम लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? राम हमारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और मान लीजिए लिखा हुआ है कि राम दिल्ली जाता है, तो दिल्ली क्या हो गया? दिल्ली आपका हो गया स्थान का नाम। ठीक है। और ये राम क्या हो गया? एक बार फिर से व्यक्ति का नाम। तो एक ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई और दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि ये स्थान का नाम हो गया और ये व्यक्ति का नाम हो गया। तो ये तो आपकी हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्राणियों के जाति सूचक नाम में हमने लिखा है आदमी,
ठीक है। तो आदमी शब्द से पूरे आदमियों की जाति का बोध हो रहा है, तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। आदमियों की जाति का मतलब है कि आदमी शब्द में जितने भी आदमियों के नाम आ रहे हैं वो सब आदमी शब्द के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि आदमी हमारा जातिवाचक शब्द है। और ऐसे ही शब्द ले लीजिए जानवर। अब जानवर शब्द लिखा हुआ है अगर, तो वो पूरी जाति को शो कर रहा है जानवरों की, तो ये जातिवाचक शब्द है। मान लीजिए इसमें लिखा है शेर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सब नाम आ रहे हैं, तो वो नाम क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर लिखा है जानवर तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ऐसे ही आदमी शब्द लिखा हुआ है तो रमेश, सुरेश, राम, श्याम, जितने भी आदमियों के नाम आ रहे हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। और अगर शब्द लिखा है आदमी तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर इसमें शब्द लिखा है पक्षी, तो पक्षी अगर लिखा है तो वो पूरी पक्षियों की जाति को शो कर रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। और मान लीजिए पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं, कोयल, कबूतर, तोता, ये सब नाम लिखे हुए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर पक्षी शब्द लिखा हुआ है तो वो पूरी जाति को शो कर रहा है पक्षियों की, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर उसके बाद है वस्तुओं की जाति सूचक नाम। वस्तुओं की जाति सूचक नाम क्या हुआ है? मान लीजिए शब्द लिखा है किताब, तो मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया था, किताब के नाम लिखे हुए थे, रामायण हो गई, गीता, बाइबल, ये सब, महाभारत, ये सब किताबों के नाम अगर लिख करके आ रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। लेकिन अगर लिखा है किताब तो ये किताबों की पूरी जाति को शो कर रहा है ये शब्द, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ऐसे ही हो गया मसाला। मसाला शब्द हो रहा है तो मसाला पूरी मसालों की जाति को शो कर रहा है। मान लीजिए हम मसालों के नाम लिखते हैं, जीरा हो गया, धनिया, गरम मसाला, या कोई भी मसालों के नाम लिखते हैं हम, तो वो नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। और अगर सिर्फ मसाला लिखा हुआ है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ऐसे ही चॉकलेट शब्द है। चॉकलेट के नाम होते हैं, मान लीजिए नाम लिखे हैं, कैडबरीज हो गई, किट कैट हो गई, डेयरी मिल्क हो गई, ये नाम लिखे हुए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर मान लीजिए सिर्फ चॉकलेट शब्द लिखा है तो ये चॉकलेट की पूरी जाति को शो कर रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर है स्थानों के जाति सूचक नाम। तो क्या है ये? शहर। अब शहर लिखा हुआ है तो ये पूरे शहरों की जाति को शो कर रहा है, तो ये हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम शहरों के नाम लिखते हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, कानपुर, देहरादून, गाजियाबाद, ये सब शहरों के नाम लिखते हैं हम, तो ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर लिखा है शहर तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही गांव शब्द लिखा है। अब गांव लिखा है तो ये पूरे गांव की जाति को शो कर रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर गांव के नाम लिखे जाते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ऐसे ही पहाड़ शब्द हो गया। अगर पहाड़ शब्द लिखा है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, अगर पहाड़ों के नाम लिखे हुए हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ उदाहरण। इसमें लिखा है सीता फल खाती है, तो इसमें लिखा है फल। तो फल हमारा जो शब्द है वो पूरे फलों की जाति को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये फल क्या हो गया हमारा? जातिवाचक संज्ञा। और सीता, नाम लिखा है सीता, तो सीता क्या हो गया? सीता हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मान लीजिए अगर लिखा है सीता अनार खाती है, ठीक है, तो सीता एक नाम हो गया और अनार क्या हो गया? फल का नाम हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई शब्द आ रहा है जो हमारी उस चीज की पूरी जाति को शो कर रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लेकिन अगर उसका नाम आ गया है, तो जैसे फल लिखा है यहाँ पे, फल का कोई नाम आ गया, केला, अमरूद या कोई भी फल का नाम आ जाता तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
ठीक है, एक उदाहरण हम और देख लेते हैं। पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो इसमें जो ये पंडित शब्द है, मान लीजिए आपको एग्जाम में पंडित शब्द दे दिए, ये वाक्य दे दिया और बोला गया कि पंडित जो शब्द दिया गया है ये कौन सी संज्ञा है, तो आप कौन सी संज्ञा बताएंगे? क्योंकि पंडित शब्द अगर सिर्फ यहाँ पे पंडित शब्द अगर लिया गया है तो पंडित शब्द तो पूरे पंडितों की जाति को शो करता है, तो यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी हम लोग किसको कहते थे? जो कि प्रधानमंत्री भी थे हमारे देश के, तो वो थे नेहरू जी। ठीक है, तो यहाँ पे पंडित जी शब्द लिया गया है नेहरू जी के लिए, तो नेहरू जी कौन सी नाम आ गया नेहरू जी, ये तो कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि वाक्य को पहले समझना है कि ये पंडित शब्द पंडितों की पूरी जाति को शो कर रहा है या पंडित जी हमारे नेहरू जी को शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही कंफ्यूजन में ही वाक्य गलत हो जाते हैं, तो इससे आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगी जातिवाचक के उपभेद। जातिवाचक संज्ञा के पहला उपभेद होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, तो मैं आपको समझाऊंगी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य वे पदार्थ हैं जिनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, ऊन आदि। इन द्रव्यों या पदार्थों के नाम का परिचय देने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मिट्टी, अनाज, कोयला, प्लास्टिक आदि। इसको पहचान करने के लिए एक आसान तरीका ये है कि आपने साइंस पढ़ी होगी। साइंस में हम लोग शब्द पढ़ते हैं पदार्थ। पदार्थ में क्या आता है? पदार्थ में आता है ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस में जितनी भी चीजें आती हैं, जितने भी नाम आते हैं, वो सारे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि वो सब नाम जो होते हैं ठोस, द्रव, गैस में, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है समूहवाचक संज्ञा। ये वे शब्द होते हैं जो अपने अंदर एक समूह को दिखलाते हैं। जैसे मानो हमने शब्द ले लिया मेला। अब मेला एक व्यक्ति से तो नहीं बनता, मेले के लिए एक ग्रुप चाहिए, समूह चाहिए। और शब्द ले लिया सेना। सेना के बनाने के लिए भी हमें समूह बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे और शब्द ले लीजिए आप परिवार। परिवार में भी 4, 5, 6 या ज्यादा से ज्यादा 8 लोग होते ही हैं, तो परिवार भी हमारा ग्रुप में ही आएगा, समूह में ही आएगा। तो ये सब समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे मेरा परिवार सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि ये जो परिवार शब्द इसमें दिया गया है, ये कौन सी संज्ञा है? तो परिवार शब्द आपको पता है कि इसमें मेरा एक परिवार की बात हो रही है, तो ये कौन सा संज्ञा, कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि इसमें ग्रुप की बात हो रही है, समूह की। तो ये हो जाएगी आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन उदाहरण, मान लीजिए उदाहरण दिया गया है महामारी में सरकार प्रत्येक परिवार को राशन देगी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि ये परिवार जो शब्द आ रहा है, ये कौन सी संज्ञा है? अब यहाँ पर परिवार
एक परिवार की बात हो रही थी, इसलिए ये जातिवाचक इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा था। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक परिवार मतलब कि परिवार की पूरे जाति को शो कर रहा है ये परिवार शब्द, प्रत्येक परिवार। ठीक है, मतलब हर परिवार को राशन देगी सरकार। तो यानी प्रत्येक परिवार मतलब हर परिवार की बात हो रही है, परिवार पूरी जाति को शो कर रहा है ये शब्द। तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है कि पहले आपको वाक्य सही से पढ़ना है कि उसमें एक परिवार की बात हो रही है या प्रत्येक परिवार की बात हो रही है। क्योंकि अगर हम वाक्य सही से पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि ये कौन सी संज्ञा है। ये हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद मैं आपको लोग को समझाऊंगी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि के का परिचय देने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भावों के नाम में क्या क्या आता है। भावों के नाम में आता है सुख, दुख, प्रेम, ममता, क्रोध। ये हो गए आपके भावों के नाम। फिर आता है गुणों के नाम। गुणों के नाम में आता है किसी में हम क्या गुण देखते हैं वस्तु में या व्यक्ति में। तो सुंदरता हो गई, सच्चाई हो गई, ईमानदारी हो गई, और भी जो भी गुण होते हैं वो जो गुणों के नाम होंगे वो हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। फिर आता है दोषों के नाम। बेईमानी, अब हमने गुण देखे किसी व्यक्ति में तो दोष भी तो होंगे। तो देखिए बेईमानी हो गई, बदसूरत हो गया, झूठा, ठगी, चोरी, ये सब दोष होते हैं। ठीक है, जो इनके नाम है ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा में आएंगे। फिर है अवस्था के नाम। अवस्था के नाम क्या हो सकते हैं? बुढ़ापा, बचपन, यौवन, लड़कपन आदि। जैसे कि वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था या यौनावस्था, किशोरावस्था आदि। अब मान लीजिए कोई वाक्य दिया हुआ है कि वह व्यक्ति ईमानदार है, तो उसमें ईमानदार शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। तो आज का टॉपिक संज्ञा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को पहली बार देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।